अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली क्लासेस पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि सरकारी नौकरी के योग कुंडली में हम लोग कैसे देखते हैं। तो इस विषय वस्तु पर हम लोगों ने एक कक्षा पूर्व में भी आयोजित की है। तो हम लोग पूर्व की कक्षाओं का सारांश, जो दो चार वाक्य हम लोगों ने समझा, उसकी पुनरावृत्ति करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि किसी सदस्य को जो नोट यदि बनाए हो, नोट्स अपने, तो जो हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में जो चर्चा किया, उसमें के दो चार सूत्रों को यदि पुनरावृत्ति करने का प्रयास करें तो उत्तम होगा। या किसी ने नोट बनाए ही नहीं है? गुरुजी बनाया, लेकिन कॉपी अभी मेरे पास है नहीं यहाँ पे। अच्छा, रहने दीजिए। हम ही पुनरावृत्ति करते हैं, बोलना चाहिए लोगों को एक। चलिए कोई बात। हम लोगों ने हाँ जी, मैं सूर्य सरकारी जॉब के लिए सूर्य सबसे अहम, मतलब सूर्य भी सबसे एक अहम ग्रह है। उससे शासन और प्रशासन दोनों देखते हैं। जनता शासन के बीच की कड़ी मानी जाती है। सरकारी कर्मचारी में संदेश वाहन बुद्ध को मानेंगे, वो कम्युनिकेशन का प्रतीक है। तो सरकार और जनता के बीच में कम्युनिकेशन का संदेश वाहन बुद्ध के थ्रू हम देख सकते हैं। शनि हमारे कर्तव्य और समय से काम करने के लिए मतलब उसे डिसाइड करते हैं, तो शनि का भी योगदान बहुत रहता है। और फिर नेक्स्ट है गुरु। गुरु से हमें विवेक, कई विषयों का ज्ञान, व्यापकता, तो गुरु का भी बहुत अहम रोल है सरकारी नौकरी के देखने के लिए। और शुक्र का मंगल का भी है, उसमें स्किल पावर और अपनी मेहनत का भी उसमें दिखाई देते हैं। हर ग्रह के थोड़े थोड़े हैं, पर सार तत्व ये है कि बुध, गुरु और शुक्र का मतलब इसमें कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है शिक्षा, ज्ञान और हर क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए। तो इसका कॉम्बिनेशन हमें देखना चाहिए। बात तो आपने सही कहा। जितनी बातें आपने कही उतनी बातें सब सही कही आपने। लेकिन हम लोगों ने जो चर्चा किया, क्या किया, वह आपने शायद नहीं बताया। चलिए। गुरुजी, हमारी चर्चा बुध को लेकर थी, शुक्र को लेकर थी और गुरु को लेकर। हाँ, अभी तो हम लोगों ने अन्य ग्रहों की चर्चा ही नहीं की। चलिए हम लोग पुनः शुरू करते हैं और पुनरावृत्ति 1-2 मिनट में पिछली कक्षा में जो हम लोगों ने चर्चा किया था उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हम लोगों ने यह पढ़ा था कि नौकरी से हमें मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है। मान सम्मान के कारक सूर्यदेव होते हैं, इसलिए कुंडली में सूर्यदेव का होना, अच्छा होना आवश्यक होता है। हम लोगों ने यह भी चर्चा किया था कि सरकारी नौकरी सरकार एवं जनता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। तो इस बीच में जो महत्वपूर्ण कड़ी होता है, इन्हें संचार के काम करने होते हैं, इसलिए बुद्ध की आवश्यकता पड़ती है। बुद्ध भी कुंडली में सही होने चाहिए, हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था। अब हम लोग ने यह भी पढ़ा था कि कुंडली में तो योग बनते हैं, तो योग बनते हैं तो पढ़ाई और परिश्रम सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सरकारी अधिकारी होने के लिए कई विषयों का ज्ञान होना चाहिए, जिसके लिए व्यापक अध्ययन होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग देवगुरु बृहस्पति को देखते हैं, बुधदेव को हम लोग कॉम्बिनेशन के लिए देखते हैं। मुख्य रूप से देवगुरु बृहस्पति के हम लोग व्यापक ज्ञान के लिए देखते हैं। बुधदेव हमारे बुद्धि और मस्तिष्क के भी कारक है, इसलिए आवश्यक हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, विवेक, व्यापकता के कारक हैं, इसलिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। हम लोगों ने यह भी समझा था, सोचा, पढ़ा था, चर्चा किया था कि रहस्यों की समझ
या जो सार तत्व होता है, ज्ञान की जो गहराई होती है, वह हमें शुक्रदेव से मिलता है। इसलिए शुक्रदेव को भी हम सबों को देखना चाहिए। हम सबों ने यहाँ तक पढ़ा था कि कुंडली में यदि बुध, गुरु एवं शुक्र की आपस में किसी भी प्रकार का संबंध बनता है तो नौकरी होने की संभावनाओं में बल मिल जाता है। यहीं तक हम लोगों ने पढ़ा था ना। जी गुरु जी जी। गुरु जी गुरु जी। इस उदाहरण कुंडली में गुरु एवं बुध नवम पंचम है। गुरु एवं बुध नवम पंचम है। गुरु शुक्र का केंद्र में संबंध है। शुक्र बुध का संबंध नहीं दिख रहा। हाँ, बुध देव शुक्र की राशि में है, 10वां D10 कुंडली में, और वह राशि कुंडली के लग्न कुंडली के तीसरे भाव में है। यह भी ठीक है, परंतु यहाँ पर एक समस्याएं दिख रही है। जो सरकारी नौकरी, जितना तक हम लोगों ने अध्ययन किया, उस अध्ययन के आलोक में एक समस्याएं दिख रही है जिसका उपाय करना आवश्यक है गुरु जी। आवश्यक। हाँ, जितना तक हम लोगों ने अध्ययन किया, उसी अध्ययन के आलोक में समस्याएं यहाँ पर दिख गई। वह क्या है? तो एक तो लग्न कुंडली में शुक्र से 12वें बुधदेव है। शुक्र से 12वें बुधदेव है। अभी बकरी है तो क्या फल होगा, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। एवं D10 कुंडली जो हमारे नौकरी का कुंडली होता है, उसमें शुक्र एवं बुध में खटाष्टक योग है। क्या यह आपस में संबंधों को दर्शाता है? नहीं गुरुजी, संबंध तो नहीं है। न, शुक्र जो है, जो निचोड़, अगर हम परीक्षा देने जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जितनी बड़ी नौकरी उतने बड़े प्रश्न और उत्तर उसके उतने छोटे। हम भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यानी कि सरकारी तो नहीं, प्राइवेट स्तर के जो विद्यालय होते हैं वो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाते हैं, तो उसमें हमको क्वेश्चन सेट करने के लिए रखा गया था। हम क्वेश्चन सेट करते थे, तो उसमें हमें यह निर्देश मिलता था कि प्रश्न ऐसा हो जो कई चैप्टर से संबंध रखता हो, लेकिन तारतम्य एक ही होना चाहिए, उत्तर एक ही होना चाहिए, लेकिन इस एक उत्तर को निकालने के लिए कई चैप्टर का ज्ञान अध्ययन होना आवश्यक होता है। इस प्रकार के निर्देश दिए जाते थे। कम से कम यदि 10 क्वेश्चन आप सेट करते हैं तो कम से कम 4 क्वेश्चन तो इस प्रकार के होने ही चाहिए। हमने तो कभी सरकारी नौकरी की ना परीक्षा दिया, परीक्षाएं दी है, नहीं हमें प्रश्न पेपर देखने को मिला है, लेकिन हमें जो निर्देश मिलता था हम बात करते हैं। आप लोगों ने दिया होगा या आप लोगों ने देखा होगा, क्या ऐसे प्रश्न होते हैं कि नहीं कि कई चैप्टर के विषय वस्तु को समाहित करके एक प्रश्न बनाए जाते हैं और उसका उत्तर 1-2 शब्दों में होता है या एक वाक्यों में होता है? क्या ऐसे प्रश्न मिलते हैं देखने को कि नहीं? जी गुरुजी। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पहले यह चर्चा किया कि सार तत्वों को समझने की जो क्षमता है वह शुक्रदेव है। अब आप कहेंगे इस लग्न कुंडली में शुक्रदेव 12वें भाव में है, शुक्रदेव का 12वें भाव में होना ही अपने आप में एक अच्छा योग है। ठीक है, वह योग अलग है, लेकिन नौकरी का योग अलग है। यह जो 12वें भाव में शुक्रदेव है, यह सुखों को दर्शाते हैं, भौतिक सुखों को दर्शाते हैं। व्यक्ति के पास में पैसा होगा तो अपने आराम संबंधी चीजों पर पैसे खर्च करेगा, गाड़ी बदलेगा, बार बार घर के पर्दे बदलेगा, बिछावन का चादर बदलेगा, फूल पर खर्चा करेगा, सजावट में खर्चा करेगा, हर साल, प्रति वर्ष, साल 2 साल पर घर का रंग रोगन करवाएगा। ऐसा योग बनाइए जिससे समृद्धि दिखेगी। यह उस प्रकार का योग है, परंतु हम जो निष्कर्ष निकाल करके पेपर पर साइन आउट कर सकें, क्या उसके लिए यह योग अच्छा बना? नहीं गुरुजी, नहीं बना, क्योंकि यहां भी शुक्र से 12वें बुध है और यहाँ शुक्र एवं बुध में खटाष्टक योग है। तो जहां पे हम सबों को समस्याएं आ जाए, जहां पे समस्या आ जाए, वहीं पे हम लोगों को उसके उपायों पर चर्चा करनी चाहिए।
करनी चाहिए। तो क्या उपाय किए जाएं? समस्याएं तो देखते हैं लग्न कुंडली से, मैंने समस्याएं लग्न कुंडली एवं वर कुंडली दोनों से देखते हैं, उपाय तो लग्न कुंडली से करते हैं, उपाय लग्न कुंडली से करते हैं। क्या उपाय करें? उपाय के कई तरीके होते हैं। आप लोगों में से कोई भी सदस्य इसके उपाय के बारे में यदि बतला सके अपना ज्ञान के आधार पर तो बोले, हम भी अपनी सुझाव को देंगे। कक्षा चर्चात्मक होनी चाहिए, जितनी चर्चात्मक कक्षा होती है उतना ही आनंद भी आता है। यहाँ पर हम सभी अपने हैं, एक परिवार के सदस्य रूप में है। यदि हम सभी अपनों के सामने में नहीं बोलेंगे तो फिर अपरिचितों जब कुंडली आएगी हम कैसे बोल पाएंगे? गुरुजी सूर्य को जल देना चाहिए और सूर्य को थोड़ा बलि करना चाहिए, क्योंकि सूर्य एकादश भाव में बैठे हैं D1 में, जो एक निश्चित प्राप्ति के आय का में से योग बनते हैं। ठीक और है, ठीक है, आपका कहना भी उचित ही है, लेकिन यहाँ पर तो बुद्धदेव की बात है। गुरु जी, बुद्धदेव बुध के लिए तो हम कह सकते हैं जैसे एक बुद्धि का प्रतीक है बुध का, तो बुद्धि को तीव्र करने के लिए जो हम लोग प्रयास हम कर सकते हैं, है ना। जैसे थोड़ा थोड़ा अगर बच्चा है तो कोई उसको थोड़ा थोड़ा प्रयास किया जाए, थोड़ा थोड़ा बैठने का, सिटिंग के लिए थोड़ा थोड़ा ध्यान करने की कोशिश करवाई जाए, बड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। और लिखने का प्रयास हो सकता है, लिख कर याद करने का प्रयास, जो हमने पूर्व चर्चा किया था वैसा प्रयास हो सकता है। और क्योंकि बुध यहाँ पर अगर D1 में देखें तो अपने ही घर में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में बैठा हुआ है। हाँ, वक्री जरूर है, एक वो प्रभाव है, पर अपने घर में बैठा है तो सूर्य के साथ, तो यहाँ पर बुध दित्य योग बना ही रहा है। तो यहाँ अगर थोड़ा सा प्रयास करे तो थोड़ा सा रिजल्ट यहाँ आ सकता है। बाकी उपाय के रूप में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, और बुध के जैसे बुधवार को हरी वस्तुओं का दान, सब्जियों का दान, हरे मूंग की दाल का दान, तो बहुत सारा है। वैसा हम लोग यहाँ पर हम बुध के रूप में सुजेशन दे सकते हैं, या मेरे हिसाब से। बाकी आप बताएं। देखिए होता यूं है, आप लोगों ने जो कहा वो सही बात कहा। देखिए प्रणाम है। सर। मैं भी ट्राई करूं। हाँ जी बोलिए। गुरु जी, बुध यहाँ पे हम बुद्धि की निपुणता को देखते हैं, और ये सेकंड हाउस का स्वामी है और अपने घर में 11वें भाव में बैठा है, पर ये रेट्रो है। तो और ये वायु तत्व की राशि में बैठा है, तो हमें इसमें मतलब धूप में बैठना, बाहर बैठ के और अपने पाठ्य को जोर जोर से बोलने से वायु तत्व का मतलब अच्छा रहेगा और हमें अच्छा ज्ञान अंदर जल्दी समझ में आएगा। चलिए ये भी ठीक है। प्रणाम सर। आशीर्वाद। क्योंकि लाभ का भाव है और बुध के अपने ही राशि में बैठा है, जो कि संचार का है और लाभ का है। और तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम राशि, भाव और बुध और सूर्य को अगर देखते हैं तो इसके अनुसार से हम कह सकते हैं कि लोगों को ज्ञान बांटना, जिससे जितना बांटेंगे उतना आएगा, ज्ञान का अर्जन होगा। तो जैसे कि किसी को पढ़ा सकते हैं, यहाँ एक ये उपाय हमको दिख रहा है इस हिसाब से। चलिए आज हम आप लोगों को उपायों के सिलसिले में एक नए रोचक ढंग से उपाय बताते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय उसी प्रकार का है, होना चाहिए इस कुंडली में। देखिए उपाय, एक ही प्रकार के उपाय सभी लोगों को बतलाए जाए यह संभव नहीं है। सभी उपाय, एक ही उपाय सभी लोगों पर प्रभावी हो जाए यह संभव नहीं होता। यहाँ पर देखा जाए मजबूरियां क्या है। जब भी उपाय करें नवम भाव को जरूर देखें। जब भी उपाय करें ग्रह से 9वें भाव को जरूर देखें, क्योंकि 9वां भाव उस ग्रह का क्या होता है? भाग्य होता है। तो बुध के भाग्य भाव में शनि है, सस्य योग बना रहा है केंद्र में होकर ना। बुध से नवम भाव में शनि है जी, यानी कि बुध का भाग्य शनि है। बुध के भाग्य को, बुध को मजबूत, बुध तो यहाँ कमजोर थोड़े है, 14 अंशों का भी तो है ना।
जी बकरी है, और बकरी बुध 10 11 12 अंशों तक ही रहते हैं अस्त, उसके बाद में ठीक हो जाते हैं। अगर मार्गी होते हैं तो 13 14 डिग्री तक, 14 डिग्री तक। मार्गी बकरी होते हैं तो कुछ कम तक ही, यानी कि अस्त दोष के समाप्ति पर है। लेकिन बुध को अस्त दोष भी नहीं लगता, बुध एकदम युवावस्था में भी है, बुध युवावस्था में। युवावस्था में भी है। लेकिन यह लग्न संधि पर है, लग्न में 15 अंश जोड़ेंगे तो कितना होगा? वही आ जाएगा सर, 14 ही आ जाएगा। तो फिर ये तो लग्न संधि पर आ गए। एक जी लग्न संधि पर के ग्रह अच्छे फल नहीं देते, मतलब फल तो देते हैं लेकिन उसकी फल प्राप्ति नहीं होती। बुध कमजोर भी नहीं है कि बुध को मजबूत किया जाए, मंत्रों का जप इत्यादि किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं। बुध देव अपने मूल त्रिकोण राशि से 10वें भाव में भी बैठे हैं, स्थिति अच्छी है। 11वें भाव में बुध देव जो होते हैं वह भाव विशिष्ट ग्रह भी कहे जाते हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक है, केवल शुक्र से इनका कनेक्शन नहीं है। तो अब देखे क्या किया जाए। अब यहाँ देखा जाए कि D10 कुंडली में भी शनि की ही राशि में है और शनि के द्वारा दृष्ट भी है, उच्च दृष्टि से दृष्ट है, यानी कि माहौल तो इसे मिल रहा है। लेकिन शुक्र से शत्रुता हो रही है, शुक्र से खडाष्टक योग हो गया, वो ठीक नहीं है, यह समस्या है। उपाय तो कभी कभी ऐसे उपाय होते हैं कि जिस ग्रह का उपाय करना हो, कभी कभी उससे 11वें भाव का उपाय किया जाता है। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे कह सकते हैं, आप लोग भी देखते हैं सुनते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग या कोई भी व्यक्ति यदि अच्छे कार्यों में कुछ दान करने का संकल्प ले लेता है और नियमित रूप से दान करता है, तो उसके धन में वृद्धि होती है, उसके आय में वृद्धि होती है। क्या यह बातें सही है, हाँ या नहीं? सही है गुरु। सही। तो धन का भाव कौन सा है? दूसरा। और खर्चे का भाव 12वां। तो 12वें से अगर हम दान पुण्य अच्छे कार्यों में, सकारात्मक कार्यों में अगर हम एक संकल्प करके हम अपने से स्वयं दान करने का संकल्प लेते हैं और करते हैं, तो कहाँ की वृद्धि होती है? दूसरे भाव। क्या शिक्षा मिला कि और यह दूसरे भाव का 11वां हो गया। जी गुरु जी। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे भाव को अगर अच्छा करना है तो 11वें भाव का उपाय करें। तो उसी प्रकार अगर बुध का उपाय करना है तो हो सकता है कहीं से बोले यहाँ से भी उपाय कर सकते हैं, यहाँ से भी उपाय कर सकते हैं। कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, तो यहाँ तो एक तो अंगारक योग है, तो अंगारक योग का उपाय एक ही है, शिव जी की पूजा, एक मंदिर। तो पढ़ाई का मंदिर कौन सा है, विद्या का मंदिर कौन सा है? स्कूल, कोचिंग संस्थान इत्यादि, जहाँ पे 10 20 50 विद्यार्थी इकट्ठे होते हैं, पढ़ते हैं, वही विद्या का मंदिर हो गया ना। जी। तो और बुध क्या है, कॉम्बिनेशन भी है, कॉम्बिनेशन भी। तो हम क्यों नहीं विद्यालय परिसर में, हम क्यों नहीं विद्यालय परिसर में, कोचिंग इंस्टीट्यूट परिसर में, या उनके सहमति से, उनके संचालक की सहमति से हम अपना एक टीम बनाएं, क्योंकि यहाँ पर मंदिर की भी बात है। और काम शुरू करने से पहले जो है, आपसी परिचर्चा शुरू करने से पहले 1 2 बार 5 बार 10 बार शंकर भगवान का नाम भी ले ले और आपस में डिस्कस करे। कुछ डिस्कस करने से भी रहस्यों की समझ बढ़ती है और एक नियमित ढंग से करें। तो यहाँ पर जब हम डिस्कस करेंगे तो हम अपनी ज्ञान को दूसरे को देंगे, दान करेंगे। क्या करेंगे? दान करेंगे, ज्ञान को देंगे। हम अपने ज्ञान को दूसरे को देंगे। तो जब हम दान करेंगे तो यहाँ तो फिर मजबूती बढ़ेगी ना। और शुक्र से भी 10वां भाव हो गया, ये शुक्र जहां पर बैठा हुआ है उसका शुक्र की कर्म भूमि भी यहाँ पर हो गई।
दशम, एक मिनट, लग्न कुंडली में भले 12 में है तो खर्च करेंगे, तो खर्च किस चीज का करेंगे? तो शुक्र के चीजों का ही खर्च करेंगे। नहीं, सार तत्व जो हमने पढ़ा अध्ययन किया, जो सार तत्व मेरे पास में, हम उसी को खर्च करेंगे। चलो भाई, खर्च करेंगे ऐसे ढंग से, फिर क्या होगा? और यहाँ पर शनि भी देख रहे हैं एक निश्चित रूटीन से, यहाँ D10 की भी कुछ उपाय हो गया जी। तो क्या यह एक अच्छा सकारात्मक उपाय हुआ कि नहीं हुआ? यह बिल्कुल जी। क्योंकि देखिए, उपाय हमें नहीं कहते कि ग्रहों का जप नहीं करना चाहिए, ग्रहों का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन यह तो विद्यार्थी है, वो जो 4-6 रोज जो जप तप करेगा, उतने में कुछ पढ़ेगा सीखेगा। जब पूजा पाठ इत्यादि तो अभिभावक करते हैं, हमें नहीं कहते कि पूजा पाठ जब तक नहीं करने चाहिए, दान पुण्य नहीं करने चाहिए, कीजिए तो संबंधित वस्तुओं का कीजिए, और नीच ग्रहों के वस्तुओं का दान किया जाता है, अन्य ग्रहों का दान सोच समझकर करना चाहिए। तो क्या यह उपाय कितने कारगर होंगे? क्योंकि एक नियमित ढंग से अगर आपस में परिचर्चा करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? आपसी डिस्कस को, जी। उसका एक ग्रुप बनाए। तो अब शनि से 5वें भी बुध है, यहाँ शनि भी प्रसन्न, यहाँ ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, शनि भी प्रसन्न, शनि बुध को देख भी रहे हैं। अगर एक नियमित ढंग से बाय रूटीन उसमें टूटे नहीं, तो क्या यह बुध देव हल के ठीक हो सकते हैं कि नहीं? जो रहस्यों की समझ है, या एक जो विषय वस्तु आना चाहिए, जो कई टॉपिकों का, वह ज्ञान होना चाहिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। चलिए, इसके बाद में हम लोगों ने यह भी चर्चा किया था कि यदि इन तीनों ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह के साथ केतु का परस्पर संबंध हो जाए, तो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि प्रसिद्धि तक लेके जाता है। या केतु का संबंध 10वें भाव से हो जाए तो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर केतु का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। केतु का संबंध देव, जहां पे राहु है तो केतु समझ ही लीजिए, क्या दोनों का अंशात्मक मान तो नहीं है, काफी अंतर है, केतु का संबंध नहीं हो पाया। अब इसके बाद में यहाँ पर सरकारी नौकरी के तो योग बने, केवल बुध की समस्या है जिसका उपाय हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब इसके बाद में सरकारी नौकरी मिलने पर किसी न किसी कार्यों के लिए हमें नेतृत्व करना होता है, किसी न किसी कार्यों के लिए हमें नेतृत्व करना होगा, नेतृत्व करना ही पड़ता है। तो क्या मंगल का भी इन लोगों से संबंध है? और अच्छे मंगल का संबंध है? तो मंगल देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं, ठीक है, मंगल शुक्र को भी देख रहे हैं लग्न कुंडली में, ठीक है। क्या मंगल का गुरु शुक्र या बुध से डिटेल में संबंध है? तो नहीं है। मंगल 9वें भाव में केतु के साथ भी है। यह क्षमताओं को आगे दर्शाता है कि नेतृत्व अगर मिलेगा तो नेतृत्व को काफी आगे तक लेकर चला जाएगा, क्योंकि मंगल के साथ में केतु भी है। लेकिन मिलने में तो समस्याएं हैं ना, नेतृत्व मिलने ही नहीं देगा। नेतृत्व मिल जाएगा तो आगे लेकर चला जाएगा, क्योंकि यह ज्ञान, निचोड़ निकालने की क्षमता एवं जो बुध का संबंध है, यह मंगल से बन ही नहीं रहा है। हाँ, शुक्रदेव देख रहे हैं, मंगल शुक्रदेव को देख रहे हैं, लेकिन D10 कुंडली में यही देखिए, शुक्र को नहीं देख रहे हैं, बुध को भी नहीं देख रहे हैं, गुरु को भी नहीं देख रहे हैं। D10 कुंडली में मंगल गुरु का राशि परिवर्तन है, मंगल गुरु का राशि परिवर्तन नहीं है, तो शनि गुरु का राशि परिवर्तन है।
लेकिन मंगल की उच्च राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो यहाँ तो गुरुदेव नीच के ही हो गए। लेकिन यह लग्न कुंडली में बकरी है, इसलिए नीच के गुरु अच्छे फल प्रदाता हो गए, उच्च के जैसे हो गए। क्योंकि प्रश्न यह बीमारी की नहीं है, प्रश्न समृद्धि की है। नौकरी होने पर समृद्धि मिलता है, नौकरी होने पर समृद्धि में समृद्धि मिलता है, तो समृद्धि में नीच भंग होना अच्छा योग देता है। बीमारी हो तो उसमें थोड़ा बुरा। कुंडली में अभी तक के चर्चा के दरमियान जितना हम लोगों ने पाया, वह कुंडली में अच्छे योग बनते हुए नहीं दिख रहे। नहीं दिखे। अब इसके बाद में सूर्य देव को भी देखना चाहिए कि क्या हमें पद प्रतिष्ठा मिलने की संभावनाएं हैं या नहीं है। तो सूर्यदेव का अच्छा होना, बलवान होना अच्छा होता है। और सूर्यदेव को देखें, सूर्यदेव 2 अंशों के हैं, लग्न 29 अंश का है। अगर यह 29 अंश यहाँ पर है तो सूर्यदेव कहाँ है? यहाँ पर है, और 2 अंशों के ही है। अगर लग्न का मान 29 अंश है तो एकदम अंतिम में छोर पर यह आ गया, और सूर्यदेव 2 अंशों के ही है। तो यह तो अगर सपोर्ट 11वें भाव से करेंगे तो इसके 2 ही अंश पर करेंगे ना। सूर्य देव 2 अंशों के हैं, तो 2 अंशों का मान एकदम है कि राशि शुरू होने के पास में ही ना। तो जी अपने से तीसरे भाव को सपोर्ट करेंगे तो यहाँ 2 अंशों पर ही करेंगे ना। लेकिन लग्न तो 2 अंशों से भी काफी आगे चला गया, यहाँ पे है। जी गुरु। तो इस सूर्य को यह 11वें भाव का ना समझे, सूर्यदेव को समझे 10म भाव में। जी सूर्यदेव को समझे 10म भाव में, क्योंकि 2 अंश है तो पीछे हो गए। तो यह सूर्यदेव को भी बलवान करना चाहिए। हालांकि 10वें भाव का भी फल दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये शत्रु राशि में हो गए, और जिस भाव का फल देने वाले हैं उस भाव के स्वामी अपने भाव से तीसरे हैं, लेकिन है तो लग्न कुंडली के 12वें ना। जी गुरु। तो क्या यह भी अच्छा योग बना? नहीं गुरु। अगर यही सूर्यदेव का अंशात्मक मान ठीक ठाक रहता, लग्न के अंशात्मक मान के आसपास में रहते, तो यह सपोर्ट करते लग्न को। लेकिन यह इच्छाओं को दर्शाते हैं कि सरकारी नौकरी मिले 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 मिले, इच्छाओं को तो दर्शाते, क्योंकि यह लग्न से 10वें भाव का फल दे रहे हैं। किसी भी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग के लिए लग्न भाव, पंचम भाव एवं नवम भाव के स्वामी जो भी बनते हों तो सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं, अच्छे होते हैं, होने की संभावना काफी होती है। तो सूर्य बुध मंगल, नहीं सूर्य बुध नहीं, यहाँ पे लगने से सूर्यदेव हुए, देवगुरु बृहस्पति पंचमेश हो गए, एवं मंगल देव नवमेश हो गए। काल पुरुष के कुंडली में लगने से मंगल बनते हैं, पंचमेश सूर्य बनते हैं, और देवगुरु बृहस्पति नवम भाव के स्वामी बनते हैं। यानी कि काल पुरुष की कुंडली में भी मंगल सूर्य गुरु अच्छी स्थिति में अगर हाँ, यानी कि तो अब यहाँ पर लग्न जो भी हो, पंचमेश आपके जो भी हो, नवमेश आपके जो भी हो, अगर परस्पर संबंध होता है तो अच्छी बात है। तो गुरु मंगल का तो परस्पर संबंध है, दिख रहा है। अंशात्मक मान 12 अंश तक है, ठीक है, चलिए हल्का तो संयोग दिखा, कुछ ही सही, लेकिन संयोग तो दिखा। क्या इसमें सूर्य की सहभागिता है कहीं?
तो मंगल से सूर्य की सहभागिता नहीं है, सूर्य से मंगल की सहभागिता नहीं है। लग्न कुंडली में, डिटेन कुंडली में देखे तो मंगल सूर्य के आमने सामने है, लेकिन गुरु से संबंध नहीं है किसी का भी, हल्का भी नहीं है जी। यहाँ ससयोग तो बना रहा है नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में, यानी कि व्यवसाय का यह 10वां भाव या नौकरी से के भाव से 10वां भाव 10वें से 10वां है, इसलिए आप समझेंगे कि यहाँ अच्छी बात है। लेकिन यही शनिदेव डिटेन कुंडली में कहाँ चले गए? चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव ही नहीं, अपने शत्रु राशि में भी। अपनी शत्रु राशि में है। चलिए, शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, शनि कर्तव्यशीलता को दर्शाता है, अच्छी बात। गुरु जी D10 में एक शनि शत्रु राशि में तो चले गए, पर अपने भाव को देख रहे हैं, तो उसको नहीं मानेंगे, थोड़ा सा वेटेज यहाँ नहीं देंगे? हाँ ठीक है, यह देखे है, देख तो यही यहाँ से भी इच्छा को दर्शाते हैं कि हम नौकरी करें 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 करें, यह हल्का मदद कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप अपने घर को अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन आप जहां पे हैं वहां अच्छी स्थिति में न हो, शत्रुओं से घिरे हुए हो, शत्रु के माहौल में हो, जी तो जी कितना तो आप अपने घर को कितना बड़ा बढ़िया बना पाएंगे? रंग रोगन पेंट पुचारा अगर करवाना है जी। तो कैसे करवाएंगे? इच्छा को ही तो दर्शाएंगे, माहौल बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा। हाँ, यदि आप अपने घर में रहेंगे तो समस्याएं भी आती जाती रहेगी, तो समय निकाल के अपना कुछ ना कुछ सकारात्मक विकास कर ही लेंगे। जी गुरु जी। तो शत्रु राशि में बैठे हुए ग्रह यदि अपने भाव को भी देखें तो उतने अच्छे फल नहीं देते हैं। ये करते हैं, वो खराब नहीं करते। जी। अब हम लोग कुंडली के कुछ बनने वाले प्रमुख योगों पर चर्चा करते हैं। लग्न से केंद्र में नैसर्गिक शुभ ग्रह हो, लग्न से केंद्र में नैसर्गिक शुभ ग्रह। इस उदाहरण कुंडली में लग्न से केंद्र में नैसर्गिक शुभ ग्रह एक भी नहीं है, शनिदेव है जो नैसर्गिक पाप ग्रह है। D10 में हैं शुक्रदेव हैं, स्वराशि के हैं। जी। शुक्रदेव का अंशात्मक मान 9 है, या तीसरे नवमांश में है, तो 9 3 27 3 31, 27 3 31। 31, तो 31 का मतलब 31 में से 6 चला गया, मतलब 31 में से 12 के गुणक कम कीजिएगा तो 24 निकल गया, बच गया 7। यह नवमांश में तुला राशि में है, लेकिन वह तुला राशि लग्न कुंडली के भी अशुभ भाव में है, लेकिन उतना अशुभ भाव तीसरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन नवमांश में जिस राशि में है वह राशि छठे भाव में। छठे भाव में है, लेकिन इनकी अपनी ही राशि है, ठीक है। तो वो क्या दर्शाता है? नवमांश की राशि स्वभाव को दर्शाता है, नवमांश की राशि स्वभाव को दर्शाता। तो ये जो दशम भाव का जो दशमांश D10 कुंडली का जो आपका ये छठा भाव है, या लग्न कुंडली का छठा भाव, यह क्या दर्शाता है? संघर्ष। दशम का नवम है गुरु जी। कर रहे हैं शुक्र हो जाए, बुध हो जाए, बुध यहाँ देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, तैयारी करने के कायदा भी उतने सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनके पास में बुध के पास में ज्ञान विवेक तो सीखने की ललक होती है,
लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जिस ग्रह से दृष्ट होते हैं, युक्त होते हैं, उसी के अनुसार करते हैं। और शुक्रदेव विलासिता के भी प्रतीक है, रामतलवी के भी प्रतीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दिखावे के लिए रूटीन में हो लड़का, या ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं जितना वह जानता है कि तैयारी इस कायदे से करनी चाहिए, इस रूटीन से करनी चाहिए, इस चैप्टर से ऐसे थे, कहीं ना कहीं चूक हो जाने की संभावनाएं काफी बनती है। क्या ऐसी स्थितियां हो सकती कि नहीं हो सकती है? जी गुरु जी। यदि लग्न से केंद्र में पापग्रह भी हैं तो अच्छे फल देते हैं, लेकिन स्वराशि के हो। तो यहाँ पर यह बातें तो शनिदेव है, स्वराशि के है, ठीक है। शनिदेव का अंशात्मक मान भी ठीक है, युवावस्था के भी हैं, लग्न से कोई खास ज्यादा नहीं, 10 अंशों के आसपास में आगे पीछे ठीक ही है, उतना कोई खराब नहीं। लग्नेश काफी मजबूत हो, हैंग कर गया है। हमारी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? गुरु जी पास हो रहा है, थोड़ा सा रुक रहा है बीच में ना, हल्का सा हैंग कर गया था जी। हैंग कर गया था, अब ठीक है। फिर लगता है फिर रुक गया। हाँ, फिर से हो गया। गुरु जी बीच में रुक रहा है, बस हल्का हल्का हैंग कर रहा है। वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, अब ठीक हो गया। अब ठीक है। अब ठीक है। जी गुरु जी। चलिए, तो हमने कहा था कि लग्न से केंद्र में यदि कोई नैसर्गिक शुभग्रह हो तो अच्छी बात है। यदि नैसर्गिक शुभग्रह न हो तो पापग्रह भी नैसर्गिक है तो स्वराशि के हो, यहाँ तक ठीक है। लग्नेश मजबूत हो, तो लग्नेश मजबूत नहीं है, 2 अंशों का है, लग्न से काफी दूरी पर है, तो सूर्यदेव का के लिए कम से कम प्रतिदिन स्तुति करे। सूर्यदेव का स्तुति, यहाँ पर जल डालने से उतना लाभ नहीं होगा जितना स्तुति से होगा। गुरु जी स्तुति रूप में हम क्या कर सकते हैं? फिर से हैंग हो गया। और नेटवर्क थोड़ा सा है, डिस्कनेक्ट हो गया शायद। हो गया। अब आवाज स्पष्ट है? नहीं गुरु जी। अब जो बोल रहे हैं, अब आवाज स्पष्ट है? आवाज तो आ रही है गुरु जी, आवाज आ रही है। अच्छा, चलिए। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, जी। महीने 2 महीने पर एक आध बार सिस्टम। तो हमने अभी कहा था कि यदि केंद्र में शुभग्रह हो तो अच्छी बात है, यदि पापग्रह भी हो तो स्वगृही हो, यहाँ तक ठीक है। लग्नेश मजबूत हो तो लग्नेश यहाँ पर कमजोर है, लग्नेश कमजोर है और लग्न से काफी दूरी पर है। लेकिन लग्न से दूरी पर भी है, चलित में भी देखें तो वह 10म भाव में ही आ रहा है, 12वें भाव में नहीं जा रहा है, 12वें भाव में नहीं जा रहा है, 10म भाव में आ रहा है। अच्छी बात है। तो लगने से यहाँ पर वायु तत्व की राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य को जल देने से उतना कोई फायदा नहीं होने वाला है। जातक गायत्री मंत्रों का
उच्चारण करें। जब तक सूर्य देव का कोई भी स्तुति, चाहे आदित्य हृदय स्तोत्र हो, चाहे जो उन्हें पसंद आए, या पौराणिक मंत्र भी है उसे, लेकिन पौराणिक मंत्र ज्यादा फायदा करेगा। उसमें एक ही श्लोक है पौराणिक मंत्र में, और एक ही श्लोकों को बार बार रिपीटेशन करने से शुद्धता आ जाएगी। 1-2 दिन में बड़े आराम से कर लेंगे और याद भी हो जाएगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र लंबा है, बड़ा है, जी, उसको याद होने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। और तो शुद्धता और भावना यदि दोनों ही अच्छा हो तो फिर फल मिलने में विलंब नहीं होता है। लग्नेश जिस राशि में बैठे हुए हों, लग्नेश जिस राशि में बैठे हुए हों, उस राशि के स्वामी अच्छे हों। अपने नीच राशि में नहीं हो, अपने शत्रु राशि में नहीं हो। लग्नेश जिस राशि में हो वह उनके लिए अच्छी राशि है। मतलब लग्नेश जिस राशि में हो उस राशि के स्वामी मजबूत हो। यहाँ बुधदेव को देखा जाए, बुध लग्नेश बुधदेव की ही राशि में है। क्या बुधदेव अच्छे हैं? तो बुधदेव तो ठीक ठाक है, जी, बलवान भी है, 14 डिग्री भी है, बलवान भी है। और बकरी ग्रह जब बलवान होते हैं तो अपने गुण धर्मों के आधार पर फल को ज्यादा देते हैं। और यह एक आय भाव और दूसरा संचय भाव के स्वामी है। अच्छी बात है, बात बीमारी की नहीं है, बात समृद्धि की है। तो समृद्धि के लिए तो ठीक ठाक लग्नेश को बलवान ही कहा जाएगा। अगर यहाँ पर हल्का भी है तो बुध को अस्त दोष नहीं लगता। लग्नेश जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी D10 कुंडली में 6ठे 8वें 12वें ना हो। तो यहाँ पर देखिए D10 कुंडली में 6ठे भाव में है जी गुरु। बुधदेव ही। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। गुरु से केंद्र में या त्रिकोण में शुक्र हो और मजबूत हो। तो गुरु से केंद्र में तो शुक्र नहीं है, बल्कि गुरु से त्रिकोण में तो शुक्र नहीं है लेकिन केंद्र में है, अच्छी स्थिति है। गुरु एवं शुक्र का अंशात्मक मान भी नजदीक ही है, इसलिए अच्छे योग है। इसलिए अच्छे योग है। हम कह सकते हैं कि इस जातक को नौकरी होने की प्रबल संभावना है। देखिए जब विद्यार्थी या अभिभावक नौकरी के लिए कुंडली फलादेश करवाए तो उनके उपाय ऐसे बतलाने चाहिए जब तक कम बतलाया जाए, और विद्यार्थी के जीवन में वह क्या करे कि उसका स्किल भी बढ़े और उपाय ज्यादा पढ़ाई से संबंधित हो, उपाय ज्यादा पढ़ाई से ही संबंधित हो। तो उसी के कारण यहाँ पर शनिदेव या बुधदेव की समस्याएं आई। तो जब आपस में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो एक हैबिचुएटेड व्यक्ति बनता है निष्कर्ष निकालने के लिए, तो उसकी वृद्धि होगी। और यहाँ पर सूर्यदेव जो कमजोर हैं, 10वें भाव में भी है, भाव चलित में, लेकिन अंशात्मक मान से 2 अंशों का कम है, लेकिन वह वायु तत्व की राशि में बैठे हुए हैं। तो जातक स्वयं यदि पौराणिक मंत्रों का हल्का सा है, एक मंत्र है, एक श्लोक है, अगर वह सुबह प्रतिदिन नहा धो करके अगर उसको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उसी श्लोक को यदि पढ़ता है, बोल करके यदि पढ़ता है,
अच्छी बात है। बुद्धदेव लिखावट भी है, आप लोगों ने कहा था, बुद्धदेव सिग्नेचर भी है, राइटिंग भी है। तो मुख्य मुख्य टॉपिक जो है वह जातक जब पुस्तक पढ़े, कोई भी टॉपिक पढ़े, चैप्टर पढ़े, आप लोग भी पढ़ते हैं, आप लोग भी किताबों को पढ़ते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, आप लोग भी एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं आप सबों से एक बात पूछना चाहूंगा, जब भी पुस्तक आप पढ़ते हैं तो बहुत से सूत्र ऐसे होते हैं जो आपको कंठाग्र रहते हैं। वह सूत्र या वह वाक्य जहां पर आप देखते हैं तो सीधे कहते हैं तो एकदम आई एम श्योर। लेकिन बहुत से चीज ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है या याद नहीं रहता है। आपने पढ़ा होता है उसे, लेकिन आपको ध्यान में नहीं रहता है और वह भी बातें नजर में आती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह भी है कि जब पुस्तक आप पढ़ते हैं तो यह भी बातें आता है कि कोई कोई वाक्य, कोई कोई वस्तु, कोई कोई सूत्र, कोई कोई चीज आपको आपके लिए नया दिखता है। भले ही वह पुस्तक एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा पढ़ते हैं तो नए ढंग से समझ में आती है, एकदम बिल्कुल नया, जिसके बारे में आप जानते हैं कि हाँ यह पहले से मुझे ज्ञात नहीं था। क्या यह तीनों बातें आप सबों पर लागू होती है या नहीं होती है? जी गुरु जी। तीनों ही बातें लागू होती है जी। तो जब भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देता है तो उसके पास में ढेर सारे टॉपिक होते हैं, ढेर सारे पुस्तकें होते हैं, ढेर सारे चैप्टर होते हैं। सभी चैप्टरों को लिख नहीं सकता। क्या लिख सकता है क्या? वो नहीं गुरु, नहीं लिख सकता। तो अपना अध्ययन करे, सेल्फ स्टडी करे, और जो बातें उसको कंठाग्र है, ठीक ठाक है, उसको छोड़ दे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो बातें उसे भूल गया है उसको 2-4 बार रिपीट करके पढ़ ले, लेकिन थोड़ा बोल के पढ़े, कस के ना, लाउडली नहीं बोले, साउंडली नहीं बोले। क्योंकि वयस्क व्यक्ति जिसका उम्र 20-25 वर्षों के आसपास में होता है, वही व्यक्ति नौकरी के लिए तैयारियां करता है। तो अब उम्र के इस पड़ाव में व्यक्ति को कहिएगा छोटे बच्चों की तरह से रट के पढ़ो, तो क्या उससे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फिर आपके उपाय वह मानेगा ही नहीं। तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको यही कहेंगे कि बेटा कोई बात नहीं है, जब भी जो बातें तुमको याद पहले से समझ में था, याद था, लेकिन जो तुम भूल गए हो और पुस्तक में पुनः दोबारा देखने को मिलता है, तो उस वाक्य को रिपीट अगेन 3-4 बार पढ़ो और थोड़ा सा बोल करके पढ़ो। अपनी आवाज अपने को सुनाई दे। वह तुम्हें सुनाना है किसी को, तो तुम दूसरे को क्यों सुनाओगे? तुम अपने सुनो ना। और जो बातें तुमको नहीं लगे बिल्कुल भी, उसको नोट हैंड करो। उसको क्या करो? नोट करो। नोट करो। और जब भी डिस्कस के लिए तुमने जो अपना समय बनाया है या बनाओगे, उसमें नोट किए हुए विषय वस्तु को जरूर पन्ना लेकर जाओगे वहां पे, और उससे संबंधित डिस्कस जरूर करना। तुम्हारी नौकरी की संभावनाएं प्रबल होगी। तुम्हारी नौकरी की संभावनाएं प्रबल हो सकती है। हालांकि हम लोगों को और भी ढेर सारी बातें पढ़नी चाहिए, देखना चाहिए। दशमांश कुंडली का लग्नेश देखना चाहिए। लग्न लग्नेश, इस दशमांश कुंडली में लग्न भी ठीक है, लग्नेश भी ठीक है, स्वराशि बहुत उत्तम संयोग है। दशमांश कुंडली के लग्न और लग्नेश को देखने वाले ग्रह तो देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं। लग्न को कौन देख रहा है? तो दशमेश लग्न कुंडली में किसको देखा जा रहा है? लग्न को तो दशम भाव के स्वामी देख रहा है, देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। उपाय करना होगा लग्न का। क्या लग्न सुरक्षित है? यहां भी थोड़ी गड़बड़ दिख गई। थोड़ा गड़बड़ क्या दिखा? यह गड़बड़ नहीं है, उत्तम ही है। शनिदेव जो
पीड़ित हो रहे हैं यहाँ पर सूर्य की राशि में होकर के, दसम भाव 10 में से सूर्य की राशि में होकर के थोड़े पीड़ित होकर के जो लग्न को देख रहे हैं, तो सूर्य का जो हमने यहाँ पर जो उपाय स्तुति की या बतलाया, वहां से तो जब स्तुति कीजिएगा तो सामने वाला तो प्रसन्न होगा ही ना। जी गुरु जी। जब स्तुति कीजिएगा सामने वाला प्रसन्न होगा, जब सामने वाला प्रसन्न होगा तो समस्याएं नहीं देगा। तो फिर यहाँ तो स्तुति कर रहे हैं तो यहाँ पर तो सूर्य का उपाय हो ही गया। क्या अभी तक हम लोगों ने गुरु का उपाय किया? तो नहीं किया। गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में है, इसका भी उपाय करना जरूरी है। क्या उपाय किए जाएं? देव गुरु बृहस्पति तीसरे भाव में है, तो यहाँ पर 8वें तीसरे दो नेहाकार मूल किसी भी ग्रहों का जहां फल लेना हो, जिस बर कुंडली का मूल त्रिकोण राशि जहां बैठे हुए हैं, बैठा हुआ है मूल त्रिकोण राशि जहां है, थोड़ा उसका भी उपाय कर ले, थोड़ा लग्न कुंडली का भी कर ले। तो प्रत्येक सप्ताह में एक दिन गुरुवार के गुरुवार, प्रत्येक सप्ताह में इस कुंडली के अनुसार एक दिन गुरुवार के गुरुवार अपने पूरे एक सप्ताह का समीक्षा करें कि हमने क्या किया, क्या गलती किया, क्या सही किया। गलती चीजों का एहसास करें। गलती सप्ताह भर में किए गए कार्यों का, प्रैक्टिस किए गए कार्यों का, तैयारियों का, अध्ययन का, सबका समीक्षा करें और उसकी कमियों को निकालें और कमियों को निकाल करके उसको दूर करें और उसको कार्यान्वित भी करें, क्योंकि तीसरा भाव क्या है? कार्यान्वित करने का भाव है। तीसरा भाव स्किल पावर है, तो वहीं यहीं से ना हम कोई काम कार्यान्वित करते हैं जी। किस भाव से करते हैं? तीसरे भाव से हम कार्यान्वित करते हैं, किसी चीजों को ही नहीं करते हैं। करते हैं। तो यदि साप्ताहिक अगर हम समीक्षा अपना करते हैं और जो त्रुटियां आती है अगर हम उस पर अमल करते हैं, उसको सुधारते हैं, तो क्या तीसरे भाव का काम हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ 8वें भाव का भी मूल त्रिकोण राशि हुआ कि नहीं हुआ? जी। 10वें भाव D10 कुंडली के 10वें भाव के स्वामी जो भी बनते हैं उसको ठीक करें। तो यहाँ पर तो शनिदेव है 10वें भाव के स्वामी, जो सूर्यदेव की राशि में है, तो हम लोगों ने सूर्य स्तुति के सहारे शनिदेव को ठीक ही कर लिया। 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह का उपाय कर रहे, कुछ बलवान करें, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं D10 में। जी। 10वें किस ग्रह को देख रहा है उसको भी देखें। तो 10वें शुक्र को भी देख रहा है, 10वें बुध को भी देख रहा है। हमने सबसे पहले उपाय में तो यही कहा था कि तैयारियों में थोड़ी सी शौक विलासिता दिख रही है, उसके समझौता करें। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को उत्तम लगा होगा। साथ ही अभी यह कक्षा समाप्त नहीं हुई है, इसके लिए अभी हम लोग 1-2 कक्षा और करेंगे, इसी कुंडली पर कर लेंगे, या आप लोग कुंडली शेयर करेंगे, हम उस कुंडली पर भी कर सकते हैं, कोई भी कुंडली पर कर लेंगे। लेकिन कुंडली बनानी होगी, बना लेंगे। आधे घंटे 10 मिनट समय लगते हैं पेपर पर बनाने में। किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण होने के लिए, परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? मूल रूप से परीक्षा की तैयारी जमकर करनी पड़ती है। परीक्षा की तैयारी जमकर करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम सबों को क्या देखने चाहिए कुंडली में? भाग्य भाग्येश, लग्न लग्नेश और पंचम पंचमेश। जी। बुधदेव, गुरुदेव की और सूर्यदेव की स्थिति है। कुंडली में उच्च शिक्षा के योग होने चाहिए ना, परीक्षा के जी। सफलता के योग होने चाहिए।
परीक्षा जी। में, ये तो नौकरी के योग हम लोगों ने पढ़े। एक नौकरी के लिए फलंदेश करना सीखना कोई छोटी मोटी विषय वस्तु थोड़े है। सबसे पहले कुंडली में उच्च शिक्षा करना है। जब तक उच्च शिक्षा नहीं होगा तब तक आप कोई परीक्षा में पास कैसे करेंगे। उच्च शिक्षा के योग भी है तो परीक्षा में सफलता के योग है कि नहीं है, सभी समायोजन करने पड़ेंगे ना। जी